हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 21। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो ट्रीटमेंट के लिए लंदन चला जाता है और से जहान पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। अब आगे की स्टोरी। वंशु अपने लैपटॉप में अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहा था। उसके पास उसका कॉलीग था डेरियन। जैसे ही उसके पास आता है तो वंशु अपने कॉलीग को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। डेरियन कहता है, ब्रदर देखो, तुम्हारे साथ मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। मेरा कोई दूसरा मोटिव नहीं है। वेंसु शौक होते हुए कहता है, मुझसे हेल्प किस तरह? डेरियन कहता है, अगर तुम मुझे हेल्प की तो इसमें दोनों का ही प्रॉफिट होगा। वेंसु सरप्राइजिंगली कहता है, क्या है वो? डेरियन कहता है, मैं तुम्हें बाद में कहूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हापेंग जो पार्टी के लिए रेडी हो रहा था। जेनेला बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहा था। वो बस उसके साथ जाना चाहता था, मगर हापेंग उसे मना करते हुए कहता है, तुम्हें मेरे दोस्त की कंपनी अच्छा नहीं लगेगा, तुम मत जाओ। मगर जेनेला कहाँ पर उसकी बात सुनने वाली थी। वो बस इस बात पर जिद कर बैठ गई थी कि मुझे वहाँ पर जाना है। मैं पूरा दिन घर पर रहकर पूरी तरह बोर हो रहा हूँ। फाइनली हापेंग उसके बात पर एग्री हो जाता है और बहुत जेनेला रेडी होने के लिए बाथरूम चला जाता है। हापेंग मन में कहता है, मैं ईबो नहीं हूँ जो तुम्हारी ऐसी नॉनसेंस बातें हमेशा मानता रहा हूँ, मगर अब मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि मुझे तुमसे पैसा चाहिए। एक बार तुमसे सारा पैसा निकाल दूँ, उसके बाद मैं तुम्हें हेल दिखा दूँगा और तुम्हारी ये नॉनसेंस बातें बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। अब कुछ देर बाद पार्टी ख़त्म होने के बाद जेनेला जैसे ही घर आती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वो हापेंग पर गुस्सा करते हुए वे कहती है, तुम्हारे वो घटिया दोस्त बस वो मुझे घूर के देख रहे थे जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हापेंग कहता है, मुझे ब्लेम करना बंद करो। जाने से पहले मैंने ऑलरेडी कह दिया था, मगर तुम ही थे जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो रहे थे। जेनिला कहती है, मुझे पता है, मगर तुम्हारे इस तरह कैसे दोस्त हो सकते हैं? तुम उनसे दूर रहो। हापेंग गुस्सा होते हुए कहता है, वो मेरे दोस्त है और ये मेरा लाइफ है। मेरे लाइफ से दूर रहो, मेरे बिजनेस से दूर रहो। तुम बस अपना काम करो। जेनेला भी नाराज़ होते हुए कहती है, पेंग, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारे मामले से कैसे दूर रह सकती हूँ? हापेंग कहता है, तुम बस अपना काम करो। मुझे पसंद नहीं कि मेरे बिजनेस में कोई भी इंटरफेस करे। यहाँ तक मेरे डैड भी मेरे मैटर में कभी भी नहीं घुसते। मैं कोई ईबो नहीं हूँ जो तुम्हें पूरी तरह फ्रीडम दे सकूँ। मैं हूँ और मैं अपनी वाइफ को लिमिट में रखना जानता हूँ, समझ गए? जेनेला कुछ कहे उससे पहले ही हापेंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लंदन में ईबो का ये फाइनली सर्जरी हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर वांग, कॉन्ग्रेचुलेसन, सर्जरी 100% सक्सेसफुल रहा। कुरेन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। डॉक्टर कहता है, मगर हम उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। हम उन्हें कुछ हफ्तों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुरेन जहान को कॉल करते हुए एक गुड न्यूज़ दे देता है। जहान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जहान कहता है, डैड, आप कब घर वापस आने वाले हैं? कुरेन कहता है, डॉक्टर ने कहा है ईबो को एक हफ्ते के लिए वो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद ही हम लोग घर आ जाएंगे। जहान कहता है, ठीक है डैड, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। ईबो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। वो जहान के बारे में ड्रीम देखता है। वो दोनों बीच साइड पर थे। जहान ईबो पर पानी फेंकता है तो ईबो भी जहान के पीछे दौड़ने लगता है। ईबो जहान को पकड़कर पीछे से गले लगा लेता है। ईबो अपने सर को जहान के नेक के पीछे रब करने लगता है। अब वो दोनों सैंड पर लेटे हुए थे। जहान का सर ईबो के चेस्ट पर था। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं।
ईबो ये ड्रीम देखकर मुस्कुराने लगता है। ईबो कहता है, जान, तुमने तो मुझ पर पूरी तरह मैजिक कर लिया है। मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं फिर से कभी प्यार कर सकूँगा। आई लव यू जान, आई रियली लव यू। ईबो ये बात सोचते ही उसका ईयर पूरी तरह रेड हो जाता है। दूसरी तरफ वेंसू और डेरियन टी शॉप पर बैठकर प्लानिंग कर रहे थे। डेरियन कहता है, अगर तुम इस प्लान पर काम किए तो तुम बहुत जल्दी रिच बन जाओगे। वेंसू कहता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, मगर ठीक है। वेंसू अब घर आकर अपने माँ के रूम में चला जाता है, जो अपने फ़ोन में बिजी था। वो वार्डरोब के पास चला जाता है, देखता है वहाँ पर 3 बक्सेस और 2 लाख रुपए था। तो वो वार्डरोब को क्लोज करके वहाँ से चला जाता है। वेंसू और डेरियन प्रोफेशनल रबर के पास बैठे हुए थे। वेंसू अपने घर के बारे में सब कुछ बता देता है, पैसा और ज्वेलरी कहाँ पर रखा हुआ है, और उसे गार्ड्स के बारे में भी सब कुछ बता देता है। अब कुछ दिन बाद वांग मैंशन का बेल रिंग होता है, तो गार्ड जैसे ही डोर ओपन करता है, उसके सामने 4 इंसान खड़े हुए थे। वो गार्ड को पीछे पुश करते हुए उसे टाई कर लेते हैं, उसके मुंह पर टेप लगा लेते हैं। अब घर में वो जान के सर पर गन पॉइंट कर लेते हैं। जान उसे आर्गू करने लगता है, तो एक इंसान जान को पीछे धक्का दे देता है, जिसके वजह से जान नीचे गिर जाता है। उसके घुटनों में चोट लग गया था। शीशी कहती है, तुम लोग हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? तो एक इंसान शीशी के सर पे गन पॉइंट करते हुए उसे उसके रूम में ले जाता है और कपबोर्ड से सारा सोना और पैसा लेकर आ जाता है। और दूसरा इंसान जान को लेकर उसके रूम में चला जाता है। उसके कपबोर्ड से बस 1000 रुपये ही मिलता है। तो वो लोग जान और शीशी को धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं। शीशी, जिसका सर वॉल पर लगने के वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो गया था। जान तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो आइवान को ढूंढने लगता है। आइवान जान की आवाज़ सुनकर उसके पास दौड़ के आकर उसे गले लगा लेता है। वो पूरी तरह घबरा गया था। जान उसे शांत करने की कोशिश करता है, और उस वक्त तक आइवान बेहोश हो गया था। जान सोफिया को कहकर डॉक्टर को कॉल कर देता है। दूसरी तरफ वेंसू, जो बहुत ज़्यादा वरीड था, वो बस घबरा रहा था कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। मगर डेरियन तो पूरी तरह ब्रेव था। वो अपने काम में पूरी तरह माहिर था। वो घर के बाहर बस इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो सभी आ जाते हैं, डेरियन उन सबको कार में लेकर वहाँ से चला जाता है। बहुत सारे चोर डेरियन को ज्वेलरी बॉक्स दे देते हैं, तो डेरियन कहता है, पैसा कहाँ पर है? तो वो चोर कहते हैं, वो हमारा है, बस इसमें तो 2 लाख ही रुपए है, जिसे हम सभी डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाएंगे। तुम्हें पता है चोरी करना कितना ज़्यादा रिस्की है, और फिर दिन में। डेरियन उन लोगों की बात मान लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर आइवान और शीशी को चेक करते हुए कहता है, वो लोग पूरी तरह ठीक हैं, बस डरे हुए हैं। जान आइवान के पास लेट जाता है। आइवान को शांत करने के बाद आइवान को सुलाते हुए कहता है, तुम रुको, मैं आंटी को देख कर आता हूँ। मगर आइवान तो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो जान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो जान आइवान के पास ही रह जाता है। दूसरी तरफ डेरियन सारे ज्वेलर लाकर वेंसू को दे देता है। वेंसू कहता है, पैसा कहाँ पर है? डेरियन कहता है, वो सभी चोर ले गए। अगर तुम ऐसा काम करना चाहते हो तो इसके लिए बड़ा दिल ज़रूरत है। इसमें बहुत सारा पैसा हम लोग कमा सकते हैं। वेंसू कहता है, ठीक है, मगर इस बारे में अंकल को पता नहीं चलना चाहिए। डेरियन कहता है, डोंट वरी। दूसरी तरफ शीशी अपने बेड पर बैठकर रो रहा था। वेंसू उसके पास जाकर बैठते हुए कहता है, मामा प्लीज़ रोना बंद कीजिए, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता। शीशी रोते हुए कहता है, मैं इतने सारे पैसे बहुत मुश्किल से जमा किया था, वो ज्वेलरी भी उन बास्टर्ड ने
मेरा सारा पैसा ले गए। जान आइवान को सुलाने के बाद सीसी के पास आ जाता है और सीसी को कहती है, आंटी आपकी तबीयत कैसी है? सीसी गुस्सा होते हुए कहती है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? जान थोड़ा देर शांत रहने के बाद कहता है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। वो लोग मेरा और आंटी का रूम ही चेक किए, दूसरे कहीं पर तो वो लोग देखे ही नहीं। वंशु थोड़ा सा घबरा जाता है। जान कहता है, डोंट वरी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वंशु की आंखें बड़ी हो जाती है। वो डरते हुए कहता है, तुमने ये क्या किया? हम लोग कभी भी पुलिस में इन्वॉल्व नहीं होते। सीसी कहती है, इसमें क्या हुआ? इन लोगों को पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। जान कहता है, ठीक कहा आंटी आपने। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सीसी वंशु की तरफ देखता है। वो कहता है, क्या हुआ? तुम इतना ज़्यादा स्वेटिंग क्यों कर रहे हो? वंशु अपने फोrehead से अपनी स्वेट को वाइप करते हुए कहता है, कुछ नहीं मामा, मैं बस आपके लिए ही वरीड हो रहा था। ये कहकर वो भी अपने रूम में चला जाता है। जान अपने रूम में जा ही रहा था कि वो वंशु से गुस्से से किसी से बात करते हुए सुनता है। जान वो बातें तो सुन नहीं पा रहा था, बस वंशु को देख रहा था। वंशु जो डेरियन से बातें कर रहा था। वंशु कहता है, डेरियन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मामा को हर्ट करने की? तुमने उन लोगों को वार्न नहीं किया था? डेरियन कहता है, वंशु इसमें तुम्हारी माँ की ही गलती है। थैंक्स गॉड कोई सीरियस बात नहीं है। वंशु कॉल कट कर देता है तो जान उसके सामने आ जाता है। वो जान को देखकर ही वंशु पूरी तरह घबरा जाता है। जान कहता है, कल एसीपी आने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसीलिए ठीक 12 बजे तुम यहाँ पर रहना। वंशु ओके कहकर वहाँ से चला जाता है। अब मिडनाइट हो गया था। आइवान जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, वो सपना देखते हुए जोर जोर कहकर वो बड़ी जोर से चिल्लाने लगता है। जान आइवान के बालों को सहलाते हुए आइवान को उठाने लगता है और कहता है, आइवान क्या हुआ? तुम कहीं नाइटमेयर देखे? आइवान रोते हुए जान को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, मामा मैंने फिर से चोर को देखा जो हमारे घर में आ गए थे। जान आइवान के मुँह से अपने लिए मामा वार सुनकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। वो कहता है, आइवान तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? आइवान रोते हुए कहता है, मम्मा क्या मैं आपको मामा बुला सकता हूँ? जान के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। वो आइवान के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, क्यों नहीं बेबी, तुम मुझे मामा बुला सकते हो, अब सो जाओ। आइवान नोट करते हुए जान को टाइटली गले लगाते हुए सो जाता है। जान के फेस में एक बड़ी सी स्माइल था। वो बस आइवान की तरफ ही देख रहा था। एक दिन वंशु डेरियन से बातें कर रहा था। जैसे ही जान को उसके पास आते हुए देखता है, वो कॉल कट कर देता है। जान कहता है, वंशु क्या हुआ है? कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहा हूँ और तुम किसी से गुस्से से बात कर रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? वंशु कहता है, कुछ नहीं हुआ है। तुम इतना केयर क्यों कर रहे हो और तुम मुझ पर ही इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान वंशु के चेंजिंग बिहेवियर की वजह से वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। दूसरी तरफ जेनिला की लाइफ पूरी तरह हेल हो गया था। हापेंग का बिहेवियर जो पूरी तरह चेंज हो गया था। वो पहले की तरह जेनिला से अच्छे से बात नहीं करता है। वो हमेशा फाइट या फिर आर्ग्यू करते रहते हैं, जिसके वजह से जेनिला धीरे धीरे बीमार होने लगता है। एक दिन हापेंग जेनिला से झगड़ा कर रहा था, जिस वजह से हापेंग उसे रूम में लॉक करके चला जाता है। जेनिला अपने आप से कहता है, मेरे साथ ही क्यों? मुझे इतना ज़्यादा पनिशमेंट क्यों मिल रहा है? मैंने तो कोई गलत नहीं किया है। मैं बस अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए ही मैं ईपो को छोड़कर आ गया। फिर मेरी कर्मा मुझे इतना ज़्यादा हिट क्यों कर रहा है? ये कहकर वो रोने लगता है। एक दिन जेनिला हापेंग के लिए डिनर बना के लाता है।
तो हापेंग कहता है, ये क्या है? ये ब्रेड पूरी तरह जल गया है, इस तरह खाना मैं नहीं खाता। जेनिला कहती है, पेंग तुम्हें पता है मुझे घर का काम करना नहीं आता, तुम एक मेड को हायर क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें बस मेड को ढूंढना है, उसे पेमेंट तो मैं ही करूँगा। हापेंग कहता है, मैं फ्री नहीं हूँ जो एक मेड को ढूंढ सकूँ। जेनिला कहती है, तुम करते क्या हो? तुम तो मुझ पर ही डिपेंड हो। हापेंग ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जेनिला कहती है, तुम मुझे मेरा लिमिट बता रहे हो, तुम बस्टर्ड। हापेंग ये बात सुनकर जेनिला के बालों को पकड़कर खींचने लगता है और कहता है, तुम मुझे दोबारा इस तरह बातें मत करना, नहीं तो इस बात का तुम रिग्रेट करोगे। ये कहकर उसे पीछे पुश कर लेता है। जेनिला जो पूरी तरह टूट गया था, वो हापेंग से शादी करके जो डिसीजन था, वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करने लगता है। एक दिन तो जेनिला पुलिस को कॉल करने वाला था। हापेंग इसे देखकर जेनिला के फ़ोन ही तोड़ देता है।